मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसके ठीक 24 घंटे पहले मेरे पिताजी का देहांत। राम प्रवीण राय ने, यानी जिसे असली ज्ञान दान कहते हैं, वो ज्ञान दान हम लोगों को उन्होंने दिया। गंगादयाल चौबे बहुत ही क्रूर अध्यापक थे। इतना भाईचारा जिसका अगर मैं वर्णन करूं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। बड़े बड़े घरों के प्रतिभाशाली लड़के हैं, वो इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। जब से इस देश में भूमंडलीकरण लागू हुआ और बाजार तरह तरह की चीज़ें लेकर लोगों के बीच में आया, यानी बाजार घरों में घुस गया और लोगों ने अच्छा पहनना शुरू किया, गाड़ियां रखनी शुरू की और तरह तरह के उपभोक्ता वस्तुओं के वे शिकार बनाए गए, तब एक मुहावरा चला। लोग कहते थे कि देखिए, आदमी जब तक मुंह नहीं खोलता तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना विद्वान है, कपड़े से नहीं पता लगेगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो मुंह खोलते थे तो महाविद्वान साबित हो जाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे वास्तव में जब वो बोलना शुरू करते हैं तब पता लगता है कि वे अपने भीतर किस तरह की आग रखते हैं, किस तरह की समझदारी है उनकी, और पूरी दुनिया के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज और संस्कृति के ऊपर उसके प्रभाव के बारे में जो उनका अध्ययन और विश्लेषण है वह सामने आता है। ऐसे कुछ गिने चुने विद्वान जो हिंदी भाषा में हैं, उनमें एक प्रोफेसर बलराज पांडे जी हैं। उनका वास्तव में जो नाम का उच्चारण है वो बलिराज पांडे है, लेकिन पता नहीं क्यों पंजाबियत का इतना असर मेरे ऊपर हो गया कि मैं कभी छोटी की मात्रा नहीं लगा पाता। प्रोफेसर बलराज पांडे ही कहता हूँ, जबकि उनका वास्तविक नाम प्रोफेसर बलिराज पांडे है। प्रोफेसर बलिराज पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े रहे, उसके अध्यक्ष रहे कुछ समय तक, और उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनकी पहली किताब जिससे मुझे गुजरने का मौका मिला उसका नाम है डायरी में साहित्य। और उस डायरी में साहित्य में जब वो छपी थी, मेरा ख्याल है 15 साल पहले छपी थी, उसके पहले के 20-25 वर्षों का जो पूरा बनारस है, साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से वो मिलता है। उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का जिक्र है, उनकी प्रवृत्तियों का जिक्र है, बहुत सारी उठापटकें हैं जो साहित्य में चल रही हैं। उसी किताब से मुझे पता लगा कि BHU एक अलग द्वीप है और बनारस का बाकी हिस्सा एक दूसरा द्वीप है, जहाँ इधर के विद्वान कम से कम जाते हैं और उधर के लोगों की इधर भी एंट्री बहुत कम है। लेकिन एक जगह थी प्रोफेसर बलिराज पांडे का घर, जहाँ कभी कभी गोष्ठी हुआ करती थी और लोग आते थे, शहर से भी लोग आते थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी आते थे और आसपास के जिलों से भी कुछ लोग कभी कभी धावा मार देते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तियों का एक चलता फिरता जो इतिहास है, जो दर्ज किया इन्होंने, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जब कविता की लिखंत क्रांति आई, माने हर व्यक्ति कवि हो गया था जिस दौर में, उस दौर में बहुत विदग्ध किस्म की कुंडलियाँ और इस तरह की पुराने छंद हैं उसका उपयोग करके वर्तमान स्थितियों पर इतना गहरा व्यंग करने वाली कविताएं प्रोफेसर बलिराज पांडे ने फेसबुक पर लिखी। और उसके जरिए से हमको लगा कि इनके भीतर एक स्वतःस्फूर्त कवि है जो लगभग इनके बचपन से ही इनके साथ चल रहा, मैच्योर होता रहा वो वैचारिक रूप से लगातार। और उनकी एक लंबी यात्रा है, कई किताबें उनकी छपी हैं। आज बातचीत इस विषय पर करेंगे कि उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके गांव के बारे में हम जानेंगे। और बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से लेके BHU तक की उनकी यात्रा, उसके बाद यहाँ के लोगों से उनकी उनका संबंध है वो। लेकिन हम चाहेंगे कि वे अपने जन्म, बचपन और परिवार के बारे में पहले शेयर करें, क्योंकि इसका विवरण बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में मैं एक संस्मरण की किताब में लिख चुका हूँ।
जो प्रलेख प्रकाशन से छप कर आई है, स्मृतियों की बस्ती में, और उसमें विस्तार से मैंने अपने विषय में लिखा है। मेरा जन्म 9 मार्च 1950 को बलिया जिले के द्वाबा क्षेत्र में एक वाजिदपुर गांव है। सरकारी दस्तावेज में तो उसका नाम लोगों ने रामपुर रख दिया है, लेकिन हम लोग रामपुर नहीं कहते हैं, हम लोग आज भी वाजिदपुर ही कहते हैं। और हमारे गांव के जो पुराने लोग थे वो कहा करते थे कि इस गांव को वाजिद मियाँ ने बसाया है, इसलिए यह वाजिदपुर है। तो हमारे गांव के ही एक पंडित जी कहा करते थे कि सरकार कहती ही रह गई कि तुम रामपुर के हो, लेकिन हम लोग आज तक सरकार का कहना नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम वाजिदपुर के हैं। ये एक दिलचस्प गांव के बारे में बात आपसे मैं कह रहा हूँ। रामजी भाई, जब अपने जन्म के बारे में मैं सोचता हूँ, हालांकि मैं वो सोचना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप सुनेंगे तो खुद ही थोड़ा वो यानी अजीब स्थिति में अपने को भी महसूस करेंगे। मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसके ठीक 24 घंटे पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ की उम्र उस समय मात्र 21 साल थी। 3 साल के मेरे बड़े भाई थे। लोगों के सामने समस्या थी कि इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा, कैसे होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि घर की माली हालत बहुत खराब थी। खेती सिर्फ मेरे पिताजी ही करते थे और उन्हीं की खेती के बल पर करीब 7-8 लोगों का परिवार पलता था। वो आधार ही जैसे टूट गया। पिताजी के बारे में जैसा हमारे गांव के लोगों ने बताया, घर के लोगों ने बताया कि वो बहुत ही उत्साही व्यक्ति थे और किसी भी प्रकार की चुनौती को वो स्वीकार करने में हमेशा आगे रहते थे। तो मेरे गांव के बगल दलन छपरा गांव में एक वो गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, और उसमें पूरा साल भर पानी भरा रहता है और उसी के पानी से धोबी लोग जो हैं वो कपड़े धोते हैं और पाट पर कपड़े धोते हैं। तो उस गड्ढे में 4-5 पाट लगे हुए थे। तो किसी ने शर्त लगा दी कि इस एक पाट को अपने से उठाकर कोई गांव के सम्मत में डाल देगा, उसको 2 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो सम्मत का मतलब कि जो होलिका दहन होता है, और होलिका दहन के पहले उसमें कई प्रकार की लकड़ियाँ और कई प्रकार के ये जलने वाले सामान जो हैं वो डाले जाते हैं। और गांव में एक होड़ लगी रहती है कि किसका सम्मत जो है वो कितना ज़्यादा ऊंचा है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो
जो लकड़ी नहीं भी जलाई जानी चाहिए उसको भी लोग अपना मान रखने के लिए या झूठा मान कहिए उसके लिए लोग डालते हैं संबंध। तो पिताजी को यही शर्त लोगों ने दी कि 2 रुपया मिलेगा, और सन 1950 में 2 रुपये का मतलब होता था कुछ, क्योंकि उन दिनों 1 रुपये का 10 छटाक देसी घी आता था, 1 रुपये का 3 किलो 3 सेर उस समय चलता था चना आता था, 1 रुपये का 2.5 सेर गेहूँ आता था। इस प्रकार का उस समय का समय था जिसे आप सस्ती कह सकते हैं। पैसा कम था लेकिन सामान ज़्यादा था। आज तो ठीक उल्टी स्थिति है, सामान कम है पैसा ज़्यादा है। तो पिताजी ने उस शर्त को स्वीकार करके अपने माथे पर अपने से खुद अकेले उठाया और धोबी का जो पाट है ले जाकर गांव के संबत में, जो करीब उस गड्ढे से 500-600 मीटर दूरी पर था, जाकर डाल दिया। तो 2 रुपया तो मिल गया उन्हें, लेकिन जब पाट डालकर घर आए उसी समय से खून की उल्टी और खून की दस्त शुरू हो गई और तीसरे दिन उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि उस जवार के बड़े से बड़े डॉक्टर आए लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। यह पिताजी की मृत्यु की स्थिति थी। और मेरी चाची बताती हैं कि अभी मेरा जन्म उस समय नहीं होना चाहिए था, अभी कुछ और समय बाकी था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के कारण मेरी माँ ने हाथ पांव इतना पटका और इतनी चिल्लाहट होकर, यानी एक उस प्रकार की मन स्थिति वाली स्त्री के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसी माता जी की छटपटाहट के कारण, हाथ पांव ज़्यादा वो पटकने वगैरह के कारण मेरा जन्म भी जो हुआ वो असमय ही जन्म हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरी आजी गणासी से कुट्टी काटती थी बैलों और गायों को खिलाने के लिए। मेरी 75 साल की दादी यानी अंग्रेजी में उसको कहें ग्रैंड मदर, आजी ग्रैंड मदर, वो दादी बगल के कुएं से छोटी बाल्टी से पानी भर भर कर और चरण में नाद में वो मवेशियों के पीने के लिए या गवत के लिए भरा करती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे थे। एक और आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे बाबा 35-36 साल की उम्र में घर की खराब हालत देखकर सिंगापुर भाग गए थे। और शायद आप विश्वास न करें, सिंगापुर हमारे ही गांव के एक दोकटी गांव के, वो जो मेरे गांव के बगल में है, सटे हुए बल्कि कह सकते हैं, तो दोकटी गांव के साधु वहीर भी सिंगापुर में थे। और मेरे बाबा साधु अहीर की दुकान पर घी, दूध और दही बेचने का काम करते थे, क्योंकि साधु अहीर की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास भैंस थी, गाय थी, दूध दुकान पर ले आते थे। अगल बगल के जितने गांव से गए हुए लोग थे वो सब भी दूध दही
बाबा के यानी साधु अहिर की दुकान पर रखते थे। बाबा एक सेल्समैन की तरह वहाँ काम करते थे। साधु अहिर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हर महीने बाबा को तनख्वाह दे सके। बाबा की तनख्वाह जो है वो उनके यहाँ जमा होती जाती थी। और जब मेरे घर से चिट्ठी जाती थी कि बाबा को मालूम, चिट्ठी मैं ही लिखता था, बाबा को मालूम कि माघ में खाने के लिए, दाने के लिए बहुत ही अकाल सा पड़ा हुआ है, आप ही एकमात्र हम लोगों के सहारा हैं, यहाँ कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। और वो चिट्ठी बाबा को इतनी मरमाहत करती थी, वे साधु अहिर को दिखाते थे कि गांव से ऐसी चिट्ठी आई है। और पुराने ज़माने में कभी 500 रुपया बाबा भेजते थे, कभी 1500 रुपया भेजते थे, कभी 3000 रुपया भेजते थे। लेकिन चिट्ठी में लिखते थे, जैसे 3000 रुपया भेजना है तो लिखते थे कि 30 रुपया भेज रहा हूँ, क्योंकि उस समय प्रतिबंध था कुछ कि चिट्ठियाँ वो जांच पड़ताल करके भेजी जाती थी। बाबा हमारे उस समय गांव लौटे, लगातार 22 साल वो सिंगापुर रहे, 22 साल के बीच में एक बार भी गांव नहीं आए। और बाबा की अनुपस्थिति में मेरे पिताजी का विवाह हुआ, हम 2 भाइयों का जन्म हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे चाचा जी का विवाह हुआ, उनके एक बेटा हुआ। और जब मैं दर्जा 6 में पढ़ रहा था तब 22 साल के बाद बाबा गांव आए। और जब गांव आए तो परिचय कराया गया कि ये आपकी बड़ी पुत्र वधू हैं, ये आपकी छोटी पुत्र वधू हैं, ये आपके बड़े पौत्र हैं, मझले पौत्र हैं, छोटे पौत्र हैं, ऐसा करके। क्योंकि पिताजी का और चाचा जी का, हम लोग का एक संयुक्त परिवार था, एक बड़ा सा आंगन था और सब लोग, बहुत ही अभाव की स्थिति थी लेकिन दुर्भाव की स्थिति नहीं थी, इतना मिलजुल कर लोग रहते थे, वो बहुत अच्छा लगता था वो। तो यह हमारे जो घर की स्थिति है, चाचा जी थे, लेकिन चाचा जी गणित तो बहुत बढ़िया लगा लेते थे, लेकिन किसी कारणवश वो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल की अध्यापकी छूट गई किसी कारणवश। गांव का षड्यंत्र सब आप जानते ही हैं कि कोई किसी को बढ़ते हुए जल्दी नहीं देखना चाहता, बिरले लोग होते हैं जो किसी की प्रगति पर खुश होते हैं। और चाचा जी में एक गड़बड़ी थी कि वो काम करना पसंद नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया ना कि मेरी आजी कुट्टी काटती थी, जब गणासी का दौर ख़त्म हुआ और चारा मशीन आई तो मेरी आजी चारा मशीन से भी वो कुट्टी काटती थी। हम लोग भी उसमें अब सहयोग करने की स्थिति में हो गए थे। तो यह हमारे घर की स्थिति रही। और पढ़ने की ओर मेरी माता जी ने प्रेरित किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21 साल की उम्र में जो स्त्री विधवा हो गई हो, और उस समय हमारा समाज इतना अभी प्रगति नहीं कर पाया था कि कोई सोच भी सके कि विधवा स्त्री का विवाह दोबारा होना है। इस समय तो 34 साल की लड़कियां कुंवारी रह जा रही हैं, उसके बाद शादी कर रही हैं। तो मेरी माता जी ने पढ़ने की ओर प्रेरित किया और हम दोनों भाइयों को अपने साथ सुलाती थीं। और सोने के लिए हम लोगों के पास चारपाई और चौकी नहीं थी, फर्श पर पुआल, हम लोग पुअरा बोलते थे, और कोदो का
कोदो का वो पुअरा होता था और फर्श पर कोदो का पुआल बिछाकर और उसी पर लेवा, आपने सुना होगा, तो लेवा बिछाकर और हम लोग सोते थे। रजाई को तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि रजाई क्या होती है। जो लेवा बिछाते थे वही लेवा एक तरह से ओढ़ते भी थे। और जाड़े में ये गांती माता जी बांध देती थी, ताकि वो गांती उसको हम लोग बोलते थे। वो गर्दन जो है उससे ढकी रहती थी और ठंड नहीं लगती थी। और अपने घर से तभी बाहर हम लोग निकलते थे जब देखते थे कि बगल में धूप थोड़ी आ गई है, और कहते हैं चलो अब धूप लो है। भोजपुरी में माता जी की पूरी जिंदगी रामचरितमानस और गीता पर कट गई। और उन्होंने हमें भी रामचरितमानस और गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, लेकिन इस पर उनका कोई दबाव नहीं था, जोर नहीं था। वो तो पढ़ती थी और इतना रामचरितमानस का उन्हें अध्ययन हो गया था कि अगर आप कहीं से भी एक अर्धाली बोलें तो दूसरी अर्धाली तुरंत वो बोल दिया करती थी। और पढ़ने की ओर जो माता जी ने हम लोगों को प्रेरित किया, वो प्राइमरी स्कूल गांव में था, लेकिन गांव के लड़कों के साथ मेरे भाई का झगड़ा हो गया, इसलिए बगल के स्कूल दलन छपरा में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए हम लोग गए। और वहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती थी। प्राइमरी स्कूल अध्यापक खुद वो कंडे की या नरकट की कलम बनाकर वो खुद अध्यापक ले आते थे, ये छुरी और कलम बनाकर हम लोगों को देते थे। सुलेख लिखवाते थे, हम लोग सुलेख लिखते थे। उस समय के शब्द अब भूलते जा रहे हैं। मैंने एक संस्मरण में उन शब्दों को याद किया है। लकड़ी की पटरी हुआ करती थी और पटरी पर हम लोग पहले उसको काला करते थे, फिर शीशी से गेल्हा मारते थे। घुटारना जिसको यहाँ हम लोग गेल्हा कहते थे, चिकना करने के लिए। और गेल्हा मारने के बाद सुत्ती मारते थे, यानी वो ये खड़िया होता है, खड़िया को घोल कर वो दवात होती थी, उसमें खड़िया का घोल तैयार करते थे। और बार बार लोग विद्यार्थी कहते थे, कलवा के पनिया कलवा में जो, सबके मलवा हमारे में आ। क्या बात है। कलवा के पनिया नहीं, कल का पानी जो है वो कल में चला जाए, लेकिन सब लोगों का जो घोल है, माल जो है, वो मेरी दावत में आ जाए। खूब हम लोग भी कहते थे पताल में का पानी पताल में जो, से भर दुधिया फेंकले जो। हाँ, तो इस प्रकार से ये सुलेख हम लोग लिखते थे। और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मेरी लिखावट जो है बहुत ही अच्छी बन गई थी। प्राइमरी स्कूल में 4 अध्यापक थे। एक गंगा दयाल चौबे हेडमास्टर थे, वंशरूपन मिश्र कक्षा 4 को पढ़ाते थे, ददन राम कक्षा 3 को पढ़ाते थे, और विश्वनाथ शर्मा कक्षा 2 को पढ़ाते थे। और हेडमास्टर जो गंगा दयाल चौबे थे वही कक्षा 1 को भी पढ़ाते थे। प्राइमरी स्कूल में बहुत ही बढ़िया पढ़ने का मुझे अवसर मिला। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अच्छे अध्यापक आए हमारे यहाँ, जिनका नाम राम प्रवीण राय था। थे तो वो बाबू साहब, लेकिन राय लिखते थे, राम प्रवीण राय। वैसा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक दूसरा मैंने नहीं देखा। वे न सिर्फ
दिन में हम लोगों को पढ़ाते थे, बल्कि रात में खुद अपने घर से आकर स्कूल में हम लोगों को बुलाते थे। स्कूल में उन्होंने यही कह रखा था कि आप लोग केवल मिट्टी के तेल का इंतजाम कर लीजिएगा और कुछ भी खर्च आप लोगों को नहीं देना है। और राम प्रवीण राय ने, यानी जिसे असली ज्ञान दान कहते हैं, वो ज्ञान दान हम लोगों को उन्होंने दिया। और उन्होंने एक तरह से कहिए कि हमारे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को बहुत मजबूत आधार प्रदान किया। कुछ कटु अनुभव भी हैं प्राइमरी स्कूल के, जैसे गंगा दयाल चौबे बहुत ही क्रूर अध्यापक थे, बहुत ही क्रूर। जब किसी को मारना शुरू करते थे तो भूल जाते थे कि मैं किसी आदमी को मार रहा हूँ, बच्चे को मार रहा हूँ। एक प्रसंग है, एक श्याम पांडे थे, और श्याम पांडे देह से तो मजबूत थे, लेकिन वे स्कूल में एक आवारा किस्म के लड़के के रूप में जाने जाते थे। अब प्रतिदिन गंगा दयाल चौबे जो है, श्याम पांडे आते थे पढ़ने, उनको मुर्गा बनाते थे और पीठ पर 5 ठे ईंटा रख देते थे, और श्याम पांडे बिना किसी झिझक के, बिना किसी शिकन के वो सब दंड स्वीकार करते थे। ये बड़ा हम लोगों को खराब लगता था, बहुत ही खराब लगता था। लेकिन प्राइमरी स्कूल के और भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अनुभव हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग ये डंबल, बाड़ी, लेजिम और मार्च पास्ट, ये बहुत शानदार प्रतियोगिता होती थी ब्लॉक स्तर पर। और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में मेरा दलन छपरा स्कूल जो है वह निश्चित रूप से, ये मार्च पास्ट में तो प्रथम आता ही था, बाकी सब खेलों में भी दूसरा या तीसरा आता था। समूह गान होता था, व्यक्तिगत गान होता था, और समूह गान में ये प्रतिदिन शाम को ये गोला बनाकर हम लोग गीत गाते थे। और हम ही लोगों के साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, उसको इंगवा कहा जाता था। और इंगवा जो है वो जाति के दुसाध थे, लेकिन वैसा बाजा बजाने वाला, यानी ढोलक बजाने वाला, बाजा से मेरा मतलब कि वैसा ढोलक बजाने वाला उस कम उम्र में शायद ही कोई दूसरा दिखाई देता हो, किसी को हम लोगों ने नहीं देखा। तो और प्राइमरी स्कूल में रामजी भाई इतना भाईचारा जिसका अगर मैं वर्णन करूं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरे साथ ब्राह्मण, ठाकुर और अहीर जाति के करीब 5-6 हमारे घनिष्ठ लोग थे, जिसमें कि रमाशंकर यादव, रामबचन यादव, गोरखनाथ यादव, ये पढ़ने में भी तेज थे और स्वस्थ भी थे। जैसे कोई अगर काम करना हो, क्योंकि उस समय हम लोग अपने स्कूल में खुद झाड़ू देते थे और खुद वो जो टाट है खुद बिछाते थे। इसमें कोई हम लोगों को किसी प्रकार का हर्ज या किसी प्रकार की वो फीलिंग नहीं होती थी। निजामुद्दीन वो मुसलमान होकर हम लोग के साथ पढ़ते थे। कहीं कोई मेरे मन में या और भी विद्यार्थियों के मन में सोहन राम और गुरभारी राम ये जाति के चमार थे, लेकिन बैठने में, उठने में, बात करने में कहीं भी किसी प्रकार का उस समय भेदभाव मैंने तो नहीं ही महसूस किया, दूसरे भले ही लोग। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस वातावरण में प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की, आपसे मैं कहूँ कि उस भाईचारा जिसमें कि चमार भी हैं, दुसाध भी हैं, ये मुसलमान भी हैं, ये यादव भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। एक मात्र लड़की पढ़ती थी, गायत्री उसका नाम था,
और वो गायत्री प्राइमरी स्कूल तक ही वो पढ़ पाई, आगे की पढ़ाई की उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इतना भाईचारा कि उसका वर्णन करना मुश्किल हो रहा है। उसे हमने उसका अनुभव किया है, उसको जिया है हमने। इसलिए जो धर्म और जाति को लेकर आज वितंडा खड़ा किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूल में सन 1955, 60 तक जो हम लोगों को शिक्षा दी गई, उस शिक्षा में किसी भी प्रकार का धर्म और जाति को लेकर भेदभाव हमने महसूस नहीं किया। ये मजबूत आधार है, और वही मजबूत आधार प्राइमरी स्कूल का जो मिला हुआ है वो आज तक हमारे जेहन में, हमारे मन में वो जिंदा है। जिंदा है क्या, बल्कि अब तो कुछ तर्क वगैरह करने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए चूँकि वह जीवन हमने जिया है भाईचारा वाला, इसलिए आज भी शान से उस जीवन को हम जीते हैं। प्राइमरी स्कूल के बाद आए हम हाई स्कूल में। 1 साल तो मिडिल स्कूल में पढ़ा था, दोक्टी मिडिल स्कूल, लेकिन 7वें दर्जे में हम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा, उसमें दाखिला लिया हम 7वें दर्जे में। और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अनंत पांडे द्वारा स्थापित किया गया था, और उस इंटर कॉलेज को उन्होंने चंदा मांगकर बनवाया था। वे 12-13 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ाई में या तो जेल में रहे या फरारी का जीवन व्यतीत करते रहे। पढ़ाई में वो अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी धुन सवार हुई आज़ादी की लड़ाई की कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में व्यतीत कर दिया। बाद में वो बलिया सदर से 2 बार विधायक भी चुने गए। और राम अनंत पांडे का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ एक विधायक के रूप में कि उनसे अगर किसी को काम कराना हो तो 2 शर्त थे। उस समय बलिया शहर का रिक्शा का भाड़ा मात्र 8 आना यानी 50 पैसा था। तो रिक्शा भाड़ा 8 आना दीजिए और 2 खीली पान उनको दीजिए, और कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ या किसी भी अधिकारी के यहाँ, किसी भी मंत्री के यहाँ आप आराम से उनको, अगर बलिया में मंत्री आया हुआ है तो लिवा जाकर। और उस समय अधिकारियों की एक विशेषता थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वे कद्र करते थे। अगर पांडे जी ने कह दिया कि इस लड़के को आपको रख लेना है अमुक पद पर, अमुक विभाग में, तो भरसक कलेक्टर जो हैं उस पद पर नियुक्ति दे देते थे। यह कद्र थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। तो राम अनंत पांडे की यही 2 शर्तें थी कि 8 आना पैसा आप रिक्शा भाड़ा दे दीजिए और 2 खिली पान खिला दीजिए, बस अपना काम करा लीजिए। तो इसी राम अनंत पांडे ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा की स्थापना की थी, और उसमें उन्होंने सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति की थी। और सुयोग्य अध्यापकों में कई वहाँ अध्यापक ऐसे मिले जिन्होंने अपने अध्यापन के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और ये मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि उस कॉलेज में भी मुख्य रूप से ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति चलती थी। इसमें कोई 2 राय नहीं है, छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति चलती थी, और जिसका पलड़ा जब भारी होता था अपनी बिरादरी का वो अध्यापक वो रख लेता था। बाद में उस कॉलेज में कुछ स्थितियों में परिवर्तन आया
और जब रामानंद पांडे थे अध्यक्ष उस कॉलेज के, पहले तो वो उस कॉलेज के प्रबंधक ही रहे, लेकिन प्रबंधकी से जोर जबरदस्ती करके एक हमारे दुपटी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे लाल साहब, और प्रबंधकी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो जाहिर है कि बाभन ठाकुर की वो लड़ाई थी, और रामानंद पांडे का हक बनता था कि क्योंकि उन्होंने कॉलेज चंदा मांगकर बनवाया था। पांडे जी ने स्वीकार कर लिया, उनको कहा गया कि आप अध्यक्ष रहिए, प्रबंधक लेकिन लाल साहब। तो ये कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को ये बलराम राव इन्होंने गणित की शिक्षा दी थी। छितेश्वर राम वो दलन छपरा गांव के ही थे, रामानंद पांडे के घर के बगल में उनका घर था, और जो अपने हाथ से वो चित्र बना देते थे। उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के जो चित्र बनाए हैं, आप आज भी देखकर विश्वास नहीं करेंगे कि किसी आदमी के, किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाया गया यह चित्र है। इतना बढ़िया वो चित्र बनाते थे। लेकिन टीचिंग के हिसाब से, अध्यापकीय दृष्टि से अगर आप देखें, अगर अंग्रेजी ज़बरदस्ती पढ़ाने को दे दिया जाता था तो उनका मन नहीं लगता था अंग्रेजी पढ़ाने में, लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए दे दिया जाता था तो सामाजिक विज्ञान बहुत शौक से पढ़ाते थे। तो इस प्रकार के अध्यापक भी मिले, और एक तो समय ऐसा आया उस कॉलेज में कि ये 4-4, 5-5 जो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं, उन्हीं के बल पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा की गणित की पढ़ाई जिंदा रही। गणित की पढ़ाई तो उस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में ये गणित और विज्ञान की शिक्षा न सिर्फ सवर्णों में बल्कि अन्य जातियों में भी उच्च स्तर की इस प्रकार रही थी। ये मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दलन छपरा इंटर कॉलेज में इस प्रकार हम लोगों ने खुद महसूस किया था।